जिसमें आप लोग को पहला चैप्टर खत्म कर दिया गया था, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो आप लोग को पढ़ा दिए हैं। और दूसरा आज इसी में हमको शुरू करना है क्या, तो यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद, तो यूरोप में समाजवाद। और इसी में हमको समझना है क्या, तो इसी में समझना है रूसी क्रांति। समझिएगा, एक हमको समझना है समाजवाद और एक समझना है रूसी क्रांति। और हम लोग एक पढ़ लिए हैं कि फ्रांस की क्रांति। देखिए, क्रांति तो यूरोप में, फ्रांस भी तो हमारा यूरोप में ही तो है। तो क्रांति तो शुरू है 1789 से ही। 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति। अब ध्यान रखिए, यहीं से हम क्लास को जोड़ते हैं कि 1789 में हुई हमारी फ्रांस की क्रांति। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस क्रांति से हमको इतना प्रभाव पड़ा पूरे विश्व को कि ये फ्रांस की ही क्रांति है। देखिए, 1789 में जो हुआ फ्रांस की क्रांति, तो इस फ्रांस के क्रांति से हमको 3 शब्द मिला। एक पहला शब्द मिला, एक दूसरा शब्द मिला और एक तीसरा शब्द मिला। बात ध्यान रखिएगा, पहला एक शब्द हमको आया क्या, तो समानता। समानता के बाद क्या आया था, तो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद क्या आया था, बंधुता। बहुत बढ़िया। अब समझिए एक बात को कि ये 3 शब्द, ये कई देशों के, देखिए फ्रांस की क्रांति कई देश को एक तरह से कह सकते हैं कि ये आगे जितना भी आंदोलन हुआ, क्रांति हुआ, एक हर एक या कहीं भी संविधान बना, जैसे समानता का जो अधिकार है संविधान में, तो ये फ्रांस का क्रांति का ही है शब्द। जो हम लोग राष्ट्रवाद की भावना देखते हैं, तो ये भी राष्ट्रवाद की भावना जो है फ्रांस की क्रांति से जागृत हुई थी। समझिएगा, फ्रांस के क्रांति से ही ये राष्ट्रवाद की भी भावना जागृत हुई थी। समानता, लोग एक दूसरे में बंधुत्व की भाईचारा। स्वतंत्रता कहने का मतलब कि वहां का लोग क्या देश के अलग दूसरे देश से स्वतंत्रता चाहते थे, तो नहीं, वहां का लोग, जो समाज हमारा स्टेट में विभाजित था, इस स्टेट में लोग कहते थे कि जी इसमें क्या, हम सब समान हैं, हम सब समान है। स्टेट वाइज जो था, इसी स्टेट वाइज को यहाँ स्वतंत्रता नहीं, समानता का जो स्वतंत्रता था, तो समानता का अधिकार यहाँ हो गया। स्वतंत्रता भी कि हम लोग सब स्वतंत्र, स्वतंत्रता यानी आजादी, यानी गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं। यहीं से आगे हम जोड़ेंगे समाजवाद को, ध्यान रखिए, इसीलिए हम बता रहे हैं समाजवाद को यहीं से उठाएंगे। अब बंधुता यानी हम सभी, गरीब अमीर नहीं, हम सभी आपस में भाई हैं। जो हम बताए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि हम सभी देश के लोग भाई हैं। तो ये जब नेपोलियन, जब फ्रांस की क्रांति में हम बताए थे कि जब नेपोलियन भी गया दूसरे देश पर, जब अधिकार किया, धीरे धीरे पूरा आधा यूरोप पर ही अधिकार कर लिया लगभग, तो यूरोप तो लोग बोला कि जी आप ना बोल रहे हैं कि हम लोग देश के लोग बंधु हैं, आप तो दूसरे देश के रहने वाले हैं। तो इसीलिए बात को अब समझिएगा, तो ये नारा यहीं से आया। तो आज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। अब देखिए, यूरोप में समाजवाद, तो ये पहले समाजवाद समझना होगा कि ये क्या है। क्रांति मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। देखिए, पहले के लोग, हम लोग देखे थे क्या, तो 1789 में जो हमारा एक क्रांति हुआ, 1789 में लुई 16वां के दौरान, यहीं पर जब क्रांति शुरुआत हो गई,
तो लगभग 1792 आते आते यहाँ पर गणतंत्र हो गया था। ध्यान रखिए, 1789 में जो हम फ्रांस की क्रांति हम लोग देख रहे थे, जो लुई 16वां मैंने 14वां 15वां 16वां लुई, हम लोग लुईज के बारे में जान रहे थे। तो ये जो क्रांति का जो स्टार्ट यहाँ हुआ, तो यहाँ राजतंत्र था। पहले पूरे यूरोप में राजतंत्र हुआ करता था। हम बताए थे कि जिस समय फ्रांस में बुर्बो वंश था, फ्रांस में बुर्बो वंश था, उसी प्रकार उसी समय रूस में रोमनेव वंश का शासन था। ध्यान रखिए, उसी समय रूस में रोमनेव वंश का शासन था। यानी कहने का मतलब कि पूरे यूरोप में लगभग अधिकतर देशों में राजतंत्र ही चलता था। इसी को लेकर देखे कि टैक्स को लेकर के जो टैक्स है, समानता, लोग स्टेट में विभाजित थे। पहले के लोग में दो ही जाति थी। पहले के लोग में एक आपको पादरी लोग थे और कुलीन थे। कहने का मतलब कि ये पादरी और कुलीन जो हो गए, ये उच्च वर्ग हो गए। पादरी कुलीन उच्च वर्ग हो गए, और जो आपका कौन, तो जो आपका बाकी बच गए, ये सर्वसाधारण एक तरह से कह सकते थे। सर्वसाधारण ये आपको गरीब वर्ग थे, यानी ये उच्च वर्ग थे, ये उच्च वर्ग थे, और ये कह सकते हैं कि निम्न वर्ग थे। मध्य वर्ग बीच में अब्सेंट है। यही, अरे लोग पढ़ेगा लिखेगा, मध्य वर्ग कैसे आएगा, उसको हमको अभी देखने की पार्ट है। उसको पहले समझिए एक चीज को। पहले इस समाजवाद हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा बेस सोच रहे हैं कि आप लोग को हो जाए, इसलिए उस क्रांति से ही सब रिलेटेड है। यूरोप का वो भी घटना था, यूरोप का ये भी घटना था, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं अभी। अब जब ये चीज हुआ, तो जब अब्सेंट हो गया, तो देखिए, तब पहले के समाज में हम बोले कि राजा का जो राज करने का जो तरीका था जनता पे, वो राज करते थे दैवीय शक्ति पर। दैवीय शक्ति पर। और वो कहते थे कि हम राजा हैं, और ये बात कहवाते किससे थे, तो चर्च के माध्यम से, यानी पादरी के माध्यम से। ये जो उच्च कुल हम लोग देख रहे हैं, तो यही पादरी के दौरान ये चर्च, ये लोग कहते थे कि जो राजा हैं ये भगवान के ही परछाई हैं, वो जो कह रहे हैं उसको मानना होगा। वो जो है वो राजा परछाई है। किसके परछाई है, तो भगवान के परछाई है, देवता के परछाई है। इसीलिए राजा को छोटे भगवान भी हम कह सकते हैं। राजा को क्या कह सकते हैं, तो छोटे भगवान भी हम कह सकते हैं। अब एक बात समझिए, तो ये दैवीय शक्ति से ये लोग राज किए। कौन, तो राजा लोग। कई राजा लोग बेहतर भी आया, जैसे रोमनेव वंश में ही आए अलेक्जेंडर जी। जार अलेक्जेंडर, तो ये जार अलेक्जेंडर कुछ दास का बहुत अच्छा काम हो, जैसे कृषक दास प्रथा को खत्म भी किए थे। कृषक दास प्रथा को एक कौन खत्म किए थे, तो जार अलेक्जेंडर। कुछ जार वहां का लोग कहता था राजा को, यानी सम्राट को वहां जार कहा जाता है। सम्राट को जार कहा जाता है। अब जब बात यहां तक आई, तक कई राजा महाराजा, कई राजा लोग उतने अच्छे नहीं थे जनता के प्रति। जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी। अब आइए, जब इतना बात हम लोग समझ गए दैवीय शक्ति पर, तो अब देखिए, पहले अधिकार था, और जो ये अधिकार था ये जन्म से ही था सबको। जैसे जब स्टेट में विभाजित था, उस समय का देखिए, समाज हमेशा विभाजित रहा है, कभी समाज एक नहीं। आज भी देखिएगा तो कई जाति है, कई धर्म है, कई लोग। तो उसी प्रकार हम बताए थे आपको कि स्टेट वाइज जो चलता था,
यानी पादरी कुलीन, ये लोग उच्च वर्ग थे, और इधर आपको सर्वसाधारण थे, ये निम्न वर्ग थे। अब जब स्टेट वाइज विभाजित थे तो जो ये पादरी और कुलीन थे इनको विशेष अधिकार था, इनको विशेष अधिकार था। तो ये दैवीय शक्ति से जब प्रचार करवाते थे, तो ये दैवीय शक्ति से प्रचार कौन करता था? तो ये चर्च के माध्यम से करवाते थे। अब अधिकार कहने का मतलब कि ये जन्म से ही अधिकार था। किसको अधिकार था? तो जन्म से ही अधिकार था कि सर्वसाधारण को टैक्स देना है। इनको अधिकार था कि इनको कई चीजें में छूट मिली थी, और हम देखते थे कि ये कुलीन जो ये पादरी जो हैं, ये टाइथ नामक टैक्स भी लगा देते थे। इनको डायरेक्ट सर्वसाधारण यानी तृतीय स्टेट पर लगाने की पावर थी। अब जब यहां तक आप समझ रहे हैं, अब थोड़ा सा और समझ लिया जाए। तो ये जन्म से ही अधिकार था, और ये समझिए कैसे राजा उतना दिन तक शासन किए, आप लोग समझ सकते हैं कि यही चीज था। अब भगवान के पास लोग कह देगा कि जी भगवान है, तो कोई कुछ आवाज उठाएगा जल्दी? जो कहेंगे भाई भगवान है, छोटे भगवान है, उनका बात को मान लिया जाए, उनकी बात सराखों पर। यही चीज वहां हो रही थी। यहीं से तो फिर अब हुआ क्या कि पहले के समाज जब हम लोग देख लिए, तो देखिए एक दौर था कि वहां पर अब समाजवाद को समझना होगा पहले। अब हटाइए इसको। देखिए अगर हम समाजवाद कह रहे हैं, यानी इससे पहले जब समाजवाद की बात करेंगे तो यानी इससे पहले पूंजीवाद होगा। बात समझिएगा। अगर हम समाजवाद कह रहे हैं तो कभी पूंजीवाद या कोई चीज का अवधारणा होगा। तो एक समय था कि समाजवाद, अब क्रांति छोड़िए, पहले क्रांति होती है औद्योगिक क्रांति। पहले होती थी औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति में जो मजदूर वर्ग था, तो यही पहले समाजवाद से पहले पूंजीवाद। अब पूंजीवाद यानी जो पैसा यहां पर क्या होगा? तो यहाँ जो वितरण और साधन है, डायरेक्ट जो किताब में है उसको नहीं रटना है। जो वितरण और साधन पे नामे देखिए पूंजी, तो क्या होगा? तो पूंजीपतियों का अधिकार हो। साधन और वितरण पर क्या लिखा है? समाज, यानी समाज का अधिकार हो। समाज मतलब कि हर एक वर्ग। यहाँ अमीर गरीब का कोई अवधारणा नहीं रह जाएगा, और यहाँ वही राज करेगा जिसके पास पैसा होगा। यही औद्योगिक क्रांति यहाँ पर देखिए। अब औद्योगिक क्रांति जब हम समझाएंगे अभी, तब उसको उसके बाद समाज की वाद आपको समझ में आएगा। अब देखिए जब क्रांति की बात करिएगा, तब पहले गरीब एक कृषक मजदूर थे। आज भी देखते हैं बाहर में फैक्ट्री मजदूर को। तो कृषक मजदूर और फैक्ट्री मजदूर में अब अंतर देखिए आप लोग। कृषक मजदूर और फैक्ट्री मजदूर में, कृषक मजदूर और फैक्ट्री मजदूर, तो कृषक जो मजदूर थे, अब बताइए कि कृषक मजदूर की फैक्ट्री मजदूर, कौन मजदूर बेहतर थे? कृषक मजदूर और फैक्ट्री मजदूर में कौन मजदूर बेहतर थे? तो देखिए किसान जो कृषक पहले मजदूर थे, यही औद्योगिक क्रांति में हुआ क्या कि पहले था कि मशीन नहीं, पहले मानव काम करते थे, यानी मानव श्रम। यही मानव लोग काम करता था, और इस मानव श्रम में हुआ क्या? देखिए मानव श्रम, पहले मानव ही सब काम को करते थे। इंसान ही पहले सभी काम को करते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति की बात जब हो रही है, तो यहाँ क्या हुआ कि क्रांति कैसे हुई? देखिए यहाँ पर मानव का काम करने लगा मशीन, यानी मानव का जो श्रम है, जब लेबर मजदूर काम कर रहा है तब तो उपद्रव करेगा नहीं,
तो ये जो मानव श्रम पहले था, यानी मनुष्य काम करता था, उसके बाद तब मशीन काम करने लगा। अब ये समझिए कि लोहा जो है, तो इस लोहा को मानव ढोके ले जा रहा है, यानी मजदूर आदमी ढोके ले जा रहा है। अब हुआ क्या उल्टा, अब मशीनें आदमी को ढोके ले जाने लगा। लोहा को आदमी ढोके ले जा रहा है, अब लोहा ही आदमी को ढोके ले जा रहा है। अब धीरे धीरे लोगों में लगा, तो इसी का हुआ कि कारखाना पद्धति, जो घरेलू पद्धति था, अब कहने का मतलब कि घरेलू, यानी जो घरेलू की पद्धति थी वो अब कारखाना पद्धति में बदल गई। सब एक बात ध्यान रखिएगा, आज भी गांव घर में होम ट्यूशन वाले लोग आते हैं, तो होम ट्यूशन जो आ गया वो घरेलू पद्धति, होम ट्यूशन। आज जब कारखाना, तो बस कोचिंग में आ जाइए, कारखाना, यहाँ से उत्पादन शुरू है। आई मास्टर साहब घरे जा रहे हैं, अगर वहाँ से नहीं तो यहाँ से समझिए, घरेलू पद्धति घरे, मानो कारखाना पद्धति, आप आ गए कोचिंग में। जब ये दो बातें आप लोग समझ गए, तो यही चीज हुआ। तो जब लोहा को, आदमी को लोहा लेके जाने लगा, तब लोगों का तो मशीन ज्यादा काम करने लगा। आज भी गांव घर में देखिएगा, तो ये जब काम होने लगी, तो इसी काम को देख के तो अब हुआ कि जितना भी पैसा वाले लोग थे, जितना भी पैसा वाला लोग थे, तो इस पैसा वाला लोग सब फैक्ट्री लगा दिए, मशीन बैठा दिए। और फैक्ट्री मशीन जब बैठा दिए, तब मशीन फैक्ट्री बैठाने के बाद अब हुआ क्या कि जितना मजदूर ये अब काम कर रहे थे, ये मजदूर थे कौन? तो यही, ऐसा नहीं कि पहले मजदूर नहीं थे, ये सब मजदूर थे कृषक मजदूर, यानी गांव घर में रह के काम करते थे। लेकिन जब ये फैक्ट्री बैठ गई, मशीनें जब बैठ गई, तब लोग घर से बाहर निकले, कृषक ही मजदूर बन गए। क्या? तो यही बन गए हमारा फैक्ट्री मजदूर। यही बन गए फैक्ट्री मजदूर। तो जब फैक्ट्री मजदूर बन गए, तो अब बताइए, गांव में भी देखिएगा कई लोग बाहर काम करते हैं, कौन जिंदगी बेहतर है, कृषक मजदूर का कि फैक्ट्री मजदूर का? मन में लग रहा होगा कि जी फैक्ट्री वाला, लेकिन कृषक मजदूर। आज भी गांव से अगर 10 लोग गया है बाहर, तो आप पता लगाइएगा, हो ना हो 10 एक के घर में न रह रहा हो। का जी फलाने कहाँ रहते हैं? तो जी इसी में रहते हैं। फलाने तो वो इसी में, तो वो तो इसी में ना, दक्षिण टोला वाले जो हैं इसी में रहते हैं। तो कहाँ? तो वो नाइट में जाते हैं, जब वो आएंगे तो हम लोग चल जाएंगे। ई कृषक मालिक का इतना बड़का दलाने है कि गाड़ी घोड़ा सब लगने के बाद भी अगर सुतल है, तो समझ रहा है क्या बहुत आराम से सुते हुए हैं। तो अब देखिए, यही फैक्ट्री मजदूर। तो जब हम क्या बोले कि जब मध्य वर्ग अब्सेंट था, कृषक, ये फैक्ट्री मजदूर, तो अब इन लोग से काम करवाए, ये लोग जो इसका मालिक लोग है, वो लोग काम करवाए मन चाहा, लेकिन वेतन वेतन टाइम पर लोग न दे, काम करे ना करे तब पिटाई भी हो, थाना में जाए तब प्रशासन भी पीटे। इस फैक्ट्री मजदूर की ये स्थिति हो गई थी। देखिए, औद्योगिक क्रांति कहाँ से रिलेट कर रहे हैं उसको आपको समझना होगा। तो अब ये वेतन नहीं मिल रहा है, यहाँ तो वहाँ ऐसे। तो अब हुआ कि जब ये बातें हो गई, तो जब फैक्ट्री की बातें होने लगी, तो ये लोग बोला कि देखो अपने अपने बच्चा को कि सुनिए, हम लोग का तो दिन जैसे चल रहा है चलिए रहा है, कम से कम तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। तो जब तुम लोग पढ़ो, तो ये वर्ग पढ़ने लगा, यही वर्ग पढ़ा, तो यही वर्ग कहलाया मध्य वर्ग। अब समझिएगा हम कहाँ लेके आए हैं आपको। ये सेंटेंस लिखने के लिए इतना बताना पड़ा। इसी को बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, लेकिन आप ठेठ में यही याद रखिए। अब पढ़ा लिखा मध्य वर्ग यहाँ से हुआ, तब पढ़ने लगा। यहीं पर देखें कि कई लोग आया, जैसे कार्ल मार्क्स, या अभी आगे हम देखेंगे कई इतिहासकार लोग, कई बातें बोला कि एक समय क्रांति होगी,
जैसे एक यूटोपियन, कुछ लोग आए, यूटोपियन मतलब स्वप्नदर्शी। यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी, यानी सपना देखने वाले। जो ये लोग बोला कि देखिए समन्वय का सिद्धांत दिया, ये लोग जितना भी आया समन्वय का सिद्धांत दिया। लेकिन अब समन्वय का सिद्धांत के साथ साथ तो यही, इसलिए कि ये जो लोग बोला, लोग इन लोग के बात नहीं माना, बोला कि ये लोग यूटोपियन नहीं ना है, यानी स्वप्नदर्शी ना है, खाली सपने देखने वाला ना है, इसीलिए इन लोग को यूटोपियन कहा गया। इसी दौरान कार्ल मार्क्स ने भी बोला कि एक दिन अमीर और गरीब में माने लड़ाई होगा और उसमें गरीब जीतेगा। ये बात कौन बोला? कार्ल मार्क्स। लोग बोला कि जी ये भी यूटोपियने हैं का? कार्ल मार्क्स को भी लोग बोला कि ये भी यूटोपियने नहीं ना है। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ रहते थे? तो सबसे ज्यादा मजदूर आपको इंग्लैंड में ही थे। तो जैसे ही कार्ल मार्क्स का ये बातें आई तो यहाँ के लोग संभर गए। इसलिए कि कार्ल मार्क्स ये भी बोले थे कि अमीर और गरीब तो लड़ेंगे ही, लेकिन वहीं लड़ेंगे जहां सबसे अधिक मजदूर होंगे। सबसे अधिक मजदूर इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड समझ गया। जैसे ही पर्व त्योहार आए, बोनस। जैसे ही आपको कोई भी फिल्म नया लगे तब फिल्म का टिकट फ्री। कहीं कहीं जाना हो कि मालिक ही, इतना इंग्लैंड अपने मजदूरों को वहां सुविधा दिया कि क्रांति तो नहीं सोचा, क्रांति के बारे में नहीं सोचा। और जब क्रांति के बारे में नहीं सोचा तो इसीलिए लगा कि भाई वो तो बोले थे कि जहां सबसे ज्यादा मजदूर होंगे वहीं एक से क्रांति उठेगी, यानी सबसे ज्यादा मजदूर तो इंग्लैंड में ही हैं, तो क्या इंग्लैंड से क्रांति उठी? समझ रहे हैं ना? तो नहीं। तो लोग बोला कि बस बस यहीं लेके आइए इनको, यूटोपियन। लेकिन इन्होंने जो बोला वो चीज इनके मरने के बाद हुआ। इनके मरने के बाद हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यही यूरोप का समाज है जिसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और रूसी क्रांति पूर्व में समाज यही हम बताए कि स्टेट में आपको विभाजित था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये प्रथम, ये दोनों को विशेष अधिकार था। ये दोनों को विशेष अधिकार था। राजा निरंकुश तो थे, लेकिन कैसे काम करते थे? तो दैवीय सिद्धांत पर। और ये दैवीय जो सिद्धांत है ये किसके दौरान? तो ये ईसाई धर्म उस समय अधिक मात्रा में थी, पूरे सेंटर पे ईसाई धर्म ही बहुत चल रही थी। तो यहीं पर चर्च, जो ये फर्स्ट स्टेट में जो पादरी लोग हैं, बस यही चर्च, यही लोग कहता था कि राजा जो हैं हमारे, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये राजा जो हैं ये छोटे भगवान हैं, यानी भगवान के ही परछाई हैं, यानी इनको छोटे भगवान कहा जा सकता है। छोटे भगवान, ऐसा कौन कह रहा है? तो चर्च से पादरी लोग कह रहा है। उसके बाद दैवीय सिद्धांत। अब थोड़ा सा बात और हमको बताइए। जब दैवीय सिद्धांत, अब उसी समय औद्योगिक क्रांति ये धीरे धीरे हुई 18वीं शताब्दी में यूरोप में। और यही इंग्लैंड, जो हम अभी बताएं कि जो मानव श्रम था, इसका काम मशीन कार्य करने लगा। आई मशीन जब कार्य करने लगा तो यहीं पर घरेलू पद्धति के जगह पर कारखाना पद्धति इसका स्थान लिया। समझिएगा, समाज में फिर लोग आए।
देखिए समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। तो पहला समाज में जो लोग थे वो समाज के लोग को कहा गया रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। दूसरा एक आए उदारवादी, और तीसरा आए आमूल परिवर्तनवादी। अब ध्यान रखिएगा, एक आए रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी जो क्या नहीं चाहते थे, तो ये पुराने सोच के थे। ये कहते थे कि जो जैसे चल रहा है वही ठीक है, ये बदलाव नहीं चाहते थे। बदलाव नहीं चाहते थे। लेकिन उदारवादी जो थे ये कहते थे कि ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। राजा का बेटा ही राजा होगा, लेकिन थोड़ा सा संवैधानिक कुछ अधिकार हो, पब्लिक से पूछा जाए, लोगों से पूछा जाए, तब यहां से कुछ काम हो। ये थोड़ा परिवर्तन के पक्ष में थे उदारवादी। आई जो आमूल परिवर्तनवादी, यही लोग है रेडिकल। ये हैं रेडिकल वर्ग के लोग। इन लोग कहते हैं कंजर्वेटिव माइंड के लोग, लेबरर टाइप के। तो कहने का मतलब कि जब ये लोग थे तो ये लोग पूरा बोले कि ये क्या, तो ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन चाहते थे। असली जो क्रांति है सब यहीं से है। जो क्रांति हम लोग देख रहे हैं वो क्रांति यहीं से है। देखे कि हम लोग क्या, तो जो जीरन दस्तों देखे थे जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, उसके बाद जैकोबियन जो हम लोग दल देखे थे, ये भी जैकोबियन दल देखे थे, यही रेडिकल वर्ग थे। ये लोग बदलाव चाहते थे। और यहाँ भी यही चीज था। जैसे ये पुराने सोच के ये लोग का मानना है कि ना ना जो सिस्टम चल रहा है वही ठीक है, कोई बदलाव की आवश्यकता उसमें नहीं है। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं उदारवादी कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा पर का बेटा ही राजा होगा। कुछ संवैधानिक अधिकार हो, कुछ गणतंत्र का माध्यम हो, लोकतांत्रिक अधिकार से कुछ कमेटी बनाया जाए, कुछ बनाया जाए ताकि पब्लिक का भी कुछ बातें माना जाए। थोड़ा चेंजिंग के पक्ष में उदारवादी, नामे से पता चल रहा है उदारवादी, ये थोड़ा सा चेंजिंग के पक्ष में है। लेकिन ये परिवर्तन जो रेडिकल वर्ग है, ये रेडिकल वर्ग कर रहा है कि ना तीव्र परिवर्तन। तो जो जितना भी प्रभाव हम लोग देखेंगे तो इसी रेडिकल वर्ग का ही प्रभाव होगा। देखिए यही समाज में तीन तरह के लोग थे। रूढ़िवादी जो पुराने परंपरा को ही मानते थे, बदलाव नहीं चाहते थे। उदारवादी जो थोड़ा परिवर्तन चाहते थे। आमूल परिवर्तनवादी यही चाहते थे कि जी तीव्र परिवर्तन हो, परिवर्तन नहीं हो, तुरंत हो जाए। यही पूंजीवाद हम आपको अभी बताएं कि उत्पादन के वितरण और साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार, पूंजीपतियों का अधिकार, यही हम आपको बताएं। अब आइए थोड़ा सा और देखिए, यही कई इतिहासकार आए औद्योगिक क्रांति के बाद, इन्हीं को यूटोपियन कहा गया, यानी स्वप्नदर्शी, यानी सपना देखने वाले। इन्होंने सिद्धांत दिया वर्ग समन्वय का सिद्धांत, यानी सभी वर्ग को उसमें लेके चलना है, जिसमें कई लोग अपना अपना सिद्धांत दिया। जैसे फ्रांस के भी थे, जैसे चार्ल्स फॉरियर थे, सेंट साइमन थे, या इंग्लैंड के जो थे वो रॉबर्ट ओवन थे। रॉबर्ट ओवन जो कहते थे कि संतुष्ट मजदूर जो है, संतुष्ट श्रमिक वही वास्तविक श्रमिक है, यानी संतुष्ट जो मजदूर है वही वास्तविक मजदूर है। इंग्लैंड के जो थे रॉबर्ट ओवन, इनके बाद जो लोग भी थे, चाहे चार्ल्स फॉरियर हो चाहे सेंट साइमन हो, ये दोनों फ्रांस के रहने वाले थे। नाम याद रखिएगा। सेंट साइमन करते थे कि प्रकृति का जो भी है उसको दोहन करिए, प्रकृति का जो भी चीजें हैं उसका दोहन करिए।
ये जो चार्ल्स फरियर थे, ये कहते थे अपने मजदूरों को कि छोटे नगर कस्बे में ही काम करिए। जैसे जो लोग का मन है कि हम अपने गांव में ही रह के कमाएं, ये उसके पक्ष में थे। ये विदेश जाके या बड़े महानगर में जाके कमाने के पक्ष में ये कहते थे कि वही आप छोटे नगर कस्बे में ही कमाइए। तो ये चार्ल्स फरियर और सेंट साइमन का नाम पूछे सकता है, लेकिन अगर इसमें पूछेगा तो रॉबर्ट ओवन को एकदम रखना है, कि इंग्लैंड से ही थे, इसीलिए इनको पूछ सकता है। समझ गए। अब जब इन लोग को यूटोपियन कहा गया तो यहाँ पर एक व्यक्ति और आए